हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम लोगों को ये तो पता है कि डेटा क्या होता है। डेटा का मतलब होता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, बट टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब कि अब जो डेटा है आपको जो लिखना है वो किस फॉर्म में लिखना है भैया। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बट क्या रोज एंड कॉलम्स को ऐसे ही बना देंगे? क्या उसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पर्टिकुलरली उसका अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए? तो इन सब चीजों के लिए हम लोग अब डेप्थ में पढ़ना चाहेंगे क्या रोज एंड कॉलम्स के बारे में, और इसको कंबाइन करके क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको इंट्रोडक्शन के साथ। चलिए, द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ द डेटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? एग्जीबिशन, मतलब कि आप डेटा को क्या कर रहे हैं, यहां पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव वे। और किस फॉर्म में कर रहे हैं? क्लियर और अट्रैक्टिव। जैसे कि अगर मान लेते कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी समझ में आ रहा है, और कोई जो क्लास 11 में पहुंच चुका है उसको भी उसमें क्या है, कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया क्लियर एंड अट्रैक्टिव वे, दैट दीज आर इजिली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड। अब उससे कोई क्या कर सकता है? अंडरस्टैंड कर सकता है, मतलब कुछ चीज समझ सकता है, और वो चाहे तो कंपैरिजन भी कर सकता है। जैसे 2 का टेबल हो या 3 का टेबल हो, कंपेयर करना क्या होता है भाई, आसान होता है। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, इसको समझा, अंडरस्टूड भी करा, और क्या करा भैया, एनालाइज भी करा, मतलब कंपैरिजन भी इसका कर लिया। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। अब ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑफ द एनालिसिस ऑफ डेटा। किसके लिए? डेटा को एनालिसिस करने के लिए। ओके, डेटा नीड्स टू बी प्रेजेंटेड क्लियरली सो दैट द रिक्वायर्ड पर्पस ऑफ द डेटा एनालिसिस कैन बी अचीव्ड। आपने जिस भी काम के लिए ये डेटा क्या करा है, इकट्ठा किया है, इससे आपका पर्पस क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। मतलब कि आपके पास क्या आना चाहिए, इससे रिजल्ट आना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, स्ट्राइक ऑफ द ट्रेड यूनियंस ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्री इन कानपुर। एक जगह है जिसका नाम है कानपुर, मान लेते हैं यूपी में है। तो अब वहां पे क्या हुआ भैया, एक स्ट्राइक हो गई। अब स्ट्राइक में क्या बोलता है, इन अ स्ट्राइक कॉल ऑफ द ट्रेड यूनियन 60% ऑफ द वर्कर्स रिपोर्ट फॉर द ड्यूटी। अब वो बोलता है कि जैसे स्ट्राइक हुई उसके कारण यहाँ पे 100% में से 60% लोग क्या आते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम करने आते हैं। मतलब 40% कहां चलेगा भैया, स्ट्राइक पे चलेगा। अब देखिए क्या बोलता है, for the reported the duty and only 3 out of 30 industries in the city were totally closed। अब हम लोगों को पता चल गया है कि 30 में से 3 इंडस्ट्री क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। तो अब इसका क्या करना है, हम लोग को डेटा इकट्ठा करना है भाई, कि कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, कितनी इंडस्ट्रीज के वर्कर्स क्या है, स्ट्राइक पे जा चुके हैं। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब आते हैं हम लोग इसके एडवांटेजेस पे, इसके फायदे क्या क्या है। ठीक है, दिस मेथड इज इफेक्टिव व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज लेस। बट ये कब ज्यादा काम का है, जब जो क्वांटिटी है डेटा की वो बहुत ही क्या हो, कम हो, ज्यादा ना हो। चलिए दूसरा क्या बोलता है, दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स एंड फैक्ट्स। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे, और दूसरा इसमें क्या होगा भैया, फैक्ट्स भी होगा, विच मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड। और इससे क्या होगा कि हम लोगों को चीजें समझने में बड़ी ही क्या होने वाली है, आसानी होने वाली है। बट डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं इसकी। दिस मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इज इनइफेक्टिव व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज टू लार्ज। भाई एडवांटेज तो ये है कि कम होगा तो काम का है, बट अगर मान लेते डेटा बहुत ज्यादा आ जाएगा तो ये हमारे किसी भी काम का नहीं होगा। ओके, आगे क्या बोलता है, इफ द डेटा इज नॉट प्रेजेंटेड विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स इट मे लीड टू रॉन्ग एनालिसिस। भैया सही बात है, अगर डेटा सही नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रॉन्ग एनालिसिस। मतलब इतनी सारी जो मेहनत करी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए इसको हम लोग लॉन्ग अगर डेटा है या बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है तो इसको यहाँ पे यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हम लोगों को क्या करनी है भाई, याद करके रखनी है। ओके, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे, कि कितने टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बोलता है टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। मतलब आप क्या करें, किसी भी चीज के बारे में ब्रीफली बता दें, ठीक है ना, टेक्स्ट करके बता दें। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग टेक्सचुअल, और क्या बोलते हैं भाई, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। दूसरा बोलता है टेबुलर प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल्स, मींस रोज एंड
कॉलम्स। ओके, थर्ड फॉर्म बोलता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम के थ्रू बता देंगे कि भैया ये जो डेटा है ये इस डायग्राम के थ्रू क्या कर रहा है, भैया सारी की सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डायग्राम क्या करता है, अट्रैक्शन क्रिएट करता है किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग कलर्स यूज होते हैं, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो अब इसमें क्या करना है, हम लोग को ग्राफ्स का इस्तेमाल करना है, और ग्राफ्स हमें बताएगा कि भैया ये देखिए ये पहले 2010 में इतना था, 2011 में इतना था, ठीक है ना। जैसे ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हम लोग बात करें तो ये किसी सेंसेक्स का रिपोर्ट दे रहा है या बीएससी या एनएससी की रिपोर्ट दे रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये ऐसी रिपोर्ट दे रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये अभी सबसे लो स्टेज पे था और धीरे धीरे करके क्या है, हाई स्टेज पे जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका होता है चीजों को समझने के लिए। तो हम लोगों ने अभी बात करी टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। अब हम लोग ब्रीफली एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं, टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या बोलता है इसमें, द डेटा इज प्रेजेंटेड इन सिंपल लैंग्वेज। डेटा हमेशा कैसे होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि जो भी छोटा स्टूडेंट है या बड़ा स्टूडेंट है, जैसा भी स्टूडेंट है, अगर वो रीड कर रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि क्लास 11th का ही स्टैटिस्टिक्स की बुक पढ़े, हो सकता है 8th क्लास का बच्चा उसको पढ़ रहा तो उसको समझ में आना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, हमेशा सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट उसके साथ फैक्ट्स भी हो कि ये डेटा जो दिया गया है वो क्या कारण, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। दूसरा, इसमें कुछ फिगर्स होने चाहिए जो कि उस डेटा को क्या करे, एलाबोरेट करके यहां पे दे दे। ओके, विथ फेयर अमाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन, बट उस पूरे फिगर्स फैक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है, ताकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए कि ये जो डेटा दिया है कंफ्यूज ना करे बिल्कुल भी, इसलिए डिस्क्रिप्शन उसमें देना जरूरी है। ओके, when the quantity of data is not large, this method can be प्रेजेंटेशन कैन बी अप्लाइड। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं डेटा लार्ज नहीं है तो यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। याद रखिएगा क्या करना है भाई, जब डेटा लार्ज नहीं हो तभी टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन हम लोगों को देना है, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना है। हम लोग बात करते हैं अब टेबुलर प्रेजेंटेशन की। क्या होता है भाई टेबुलर प्रेजेंटेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज द टेबुलेशन। टेबुलेशन मतलब टेबल्स। ओके, टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो जो भी डेटा है अगर आप रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में शो करते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना बड़ा ही आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग टेबुलेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए, This means that the table is an inherent form of presentation. टेबल अपने आप में ही एक प्रेजेंटेशन का फॉर्म है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें नहीं है। These tables are designed in such a way that they give an effective view to the data that need to be presented. अब आप क्या कर रहे हो, एक इफेक्टिव व्यू ला रहे हो। आपने जो भी डेटा इकट्ठा किया है टेबल्स एंड किसके फॉर्म में भाई, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। तो टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो आपने जो भी रोज बनाई है और कॉलम्स बनाई हैं, तो इसमें हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अप टू सो ऑन, जो भी हम लोग डेटा यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए और सामने वाले का काम इसमें हो जाना चाहिए। अगर काम नहीं हो पा रहा तो उस टेबल का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे टेबल्स को बहुत ही क्या करना चाहिए भाई, बहुत ही सतर्कता के साथ क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। ठीक है, आगे क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेबुलेशन। क्या एम है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों बनाने हैं हम लोगों को टेबल, कारण क्या है, इसकी बात करते हैं। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन। नंबर 1, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। किसी भी चीज को सिस्टमैटिक वे में रखने के लिए टेबल्स बहुत काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेबल बना दिया, ठीक है, और सबसे पहले वाले में लिख दिया सीरियल नंबर, अब यहां लिख दिया नेम ऑफ द स्टूडेंट, अब मैंने सीधे क्या लिख दिया, इसका रोल नंबर। अब यहाँ पे पहले क्या भरनी थी, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट हो गया, ठीक है, सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद फादर्स नेम आना चाहिए, मदर्स नेम आना चाहिए, देन उसकी क्लास, रोल नंबर, ये सब आना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। बट यहाँ पे क्या हो गया, टेबल गलत हो गया। इसीलिए जब भी हम लोग किसी चीज को बनाए तो एक सिस्टम, एक प्रोटोकॉल का यूज करें कि हम लोग को सीक्वेंस में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अप टू सो ऑन ऐसे रखना है, ना कि नंबर 4 को पहले रख दिया, नंबर 3 को बाद में रख दिया, नंबर 8 को फिर ले आए बीच में। तो इस तरीके से
क्या हो जाएगा, डेटा अनसिस्टमैटिक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, किसी भी चीज को सिस्टमैटिक मैनर में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नंबर 2 क्या बोलता है, एलिसिडेशन ऑफ प्रॉब्लम अंडर स्टडी। और अगर मान लेते कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसको बनाते टाइम ही उसी को क्या कर ले भैया, हम लोग सॉर्ट आउट कर ले। अगर बनाते टाइम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो डेटा रिलीज हो जाएगा और फिर उसमें जो एरर्स होंगे वो सबके पास पहुंच जाएंगे। इसीलिए जब भी उसको बनाए तो उसकी पूरी स्टडी कर ले कि ये सारी चीजें जो है वो सही है कि नहीं है। मतलब इसका क्या करवा लें भाई, क्रॉस चेक करवा ले कि ये डेटा जो हम लोगों ने लिखा है इसमें वो बिल्कुल सही है या गलत है। चलिए नंबर 3 बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इन ब्रीफ एंड विद द ग्रेटर सिंप्लिसिटी। अब अगर मान लेते कोई प्रॉब्लम भी है तो उस प्रॉब्लम को भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन पहले रख दिया और प्रॉब्लम बाद में रख ले। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम्स रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें कंक्लूजन रखना शुरू करेंगे। ओके नेक्स्ट बोलता है फैसिलिटेटिंग द इंटरप्रिटेशन। और अब इससे इंटरप्रेट करेंगे कि हम लोगों ने जो डेटा बनाया है वो सही है कि नहीं है। इससे किसी का काम आसान होगा या नहीं होगा। अननेसेसरली अगर आपने डेटा इकट्ठा करा है और उससे किसी का भी काम नहीं हो रहा, किसी का भी फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसा डेटा रखने का मतलब नहीं है। आगे बोलता है फैसिलिटेटिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और आप जो भी डेटा इकट्ठा करने वाले हैं, क्योंकि टेबुलर प्रेजेंटेशन है इसीलिए हम लोग हमेशा किस फॉर्म में करें, रोज एंड कॉलम्स की मदद से इसको बनाए। तो हम लोगों ने अभी बात करी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेबुलेशन की। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि इसके फायदे क्या है, टेबल्स के फायदे क्या है। चलिए नंबर 1 बोलता है द डेटा इज इजिली अंडरस्टूड। इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है और किसी भी एज का बंदा इसको देख के समझ सकता है। ओके द डेटा लीव्स लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। और एक बार डेटा हो गया, लिख दिया, तो ये जो इंप्रेशन बन गया, ठीक है, ये हमेशा परमानेंट वे में आपके साथ चलता रहेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ डेटा है भाई हमारी किसी चीज के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग सेंसस की बात करें तो 1951 में जो सेंसस हुई होगी और 2021 में जो सेंसस हुई होगी, उसका टेबल और इसका टेबल हम क्या कर सकते हैं, अब एनालाइज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, है ना। चलिए नंबर 3 बोलता है इसमें द डेटा कैन बी इजिली रिमेंबर्ड। और डेटा हमेशा क्या रहता है, हमें याद रहता है। तो हम क्या करते थे बचपन में, मैथ्स की जो बुक होती थी, नोटबुक, वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होती थी, ठीक है। तो उससे हमें लिखना सिखाया जाता था कि मैथ्स में आपको जो नंबर्स है उसको कहां प्लेस्ड करना है। तो यही चीज यहां पे भी सिखाई जा रही है आपको और ये हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। ओके आगे क्या बोलता है यहाँ पे, द डेटा सेव्स टाइम एंड एनर्जी इन इट्स यूज। और इसको क्या करना है भाई, यूज जब करेंगे तो आपका क्या बचेगा, समय भी बहुत सारा बचेगा और बहुत ज्यादा क्या बचेगी, आपकी एनर्जी भी बचेगी। क्यों, क्योंकि आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना है। तो भाई क्या है, कॉलम्स और रोज बना के रखे तो उसी के अंदर लिखना है, उसके बाहर तो जाना नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या होगा, नीटनेस और क्लीनलीनेस दोनों चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे। तो छोटे बच्चों को इसीलिए उस नोटबुक में लिखवाया जाता था। लास्ट क्या बोलता है, द टेबुलेटेड डेटा हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड ओमिशन। अगर इसमें कुछ भी गलत है तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो प्रॉपरली रहेगा। तो इसीलिए ये सारे के सारे जितने भी हमारे प्रेजेंटेशन है टेबुलेशन के, इसमें ये सारे के सारे हमारे क्या है भाई, एडवांटेजेस है, मतलब फायदे हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टेबल की। अब ये स्टैटिस्टिकल टेबल क्या होता है, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें कि नंबर्स का भी इस्तेमाल और वर्ड्स का भी इस्तेमाल हो, मतलब अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो जिसमें, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बट स्टैटिस्टिकल टेबल का मतलब क्या हुआ, अब यही डेटा, यही नंबर्स को आपको क्या करना है, रोज एंड कॉलम्स में प्लेस करना है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल टेबल बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं, इंक्वायरी इज प्लान्ड एंड कंडक्टेड। अब क्या करें हम लोग, जब भी कोई काम कर रहे हैं उसकी इंक्वायरी कर लें कि भाई करना हम क्या चाह रहे हैं। ओके, डेटा आर कलेक्टेड, they are classified, after their classification they have been presented। अब जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है सबसे पहले क्या करें, उसको हम लोग क्लासिफाई कर दें, मतलब किस सेक्टर में वो यूज होने वाला है पहले वहां भेज दें। उसके बाद कर दें क्या, क्लासिफिकेशन के बाद उसको प्रेजेंट कर दें। ठीक है, कि ऐसा ऐसा डेटा है हमारे पास, हम लोग इस तरीके से इसका इस्तेमाल करने वाला है। फॉर प्रेजेंटिंग डेटा वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिक्वायर्ड टेबल्स। अब प्रेजेंटेशन के लिए आपको जरूरत क्या भाई, प्रेजेंट तो करना है, मगर किस फॉर्मेट में करना है, तो आपने कहा सर टेबल्स के फॉर्मेट में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने कहा चलो भाई टेबल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे द टेबल समराइजेज द डेटा, और टेबल क्या करता है, समराइज कर देगा पूरा का पूरा, इकट्ठा आपको बता देगा कि ये चीजें यहाँ पे आने वाली है। ओके, इट अरेंजेस द कलेक्टेड डेटा
पॉइंट टू कॉलम्स एंड रोज, और वो जो डेटा है वो कहां पे पॉइंट करने वाला है भैया, कुछ कॉलम्स में और कुछ रोज में। इन देम द फिगर्स आर एंटर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द बॉडी, और वो जो नंबर्स है वो इस रोज एंड कॉलम्स को क्या करेंगे भाई, यहां पे पूरा का पूरा क्या करेंगे भाई, खत्म कर देंगे। मतलब खत्म करने का मतलब यहां पे पूरा का पूरा रोज एंड कॉलम्स क्या है, इंफॉर्मेशन से भर चुका है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, स्टैटिस्टिकल टेबल बोलेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस स्टैटिस्टिकल टेबल में क्या क्या चीजें आती है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेबल। क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नंबरिंग ऑफ द टेबल। अब बुक है, बुक स्टार्ट हो रही है, मान लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 20 तक के है, तो भाई क्या करना पड़ेगा भाई, तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें जो सबसे पहला फिगर है उसको नाम दे देंगे 1.1, चैप्टर नंबर 2 है तो उसमें दे देंगे इसको 2.1, चैप्टर नंबर 3 है तो दे देंगे 3.1। इससे क्या हो जाएगा भाई, अब अगर आपने मान लेते कभी कहीं पे भी आपने कोई टेबल बनाया तो आपको याद रहेगा कि इस टेबल का ये नंबर था, इस टेबल का ये नंबर था, तो ढूंढने में भी क्या होगी आपकी बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबरिंग द टेबल। द टेबल इज नंबर्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। भाई नंबरिंग क्यों करना है, ताकि आप उसको क्या कर सको, आइडेंटिफाई कर सको और क्या कर सको, ढूंढ सको बहुत आसानी से। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द टेबल, द नंबर में बी गिवन ईदर ऑन द टॉप। नंबर हमेशा कहां होना चाहिए, उस टेबल के टॉप में होना चाहिए, जिससे हम लोगों को सर्च करने में बड़ी ही आसानी हो। विद द टाइटल और एट द बॉटम, या तो हम लोग उसको क्या करते हैं, टाइटल के जस्ट नीचे लिख दे, या तो बिल्कुल बॉटम में लिख दे। तो नंबरिंग हमें कंपलसरी है कि टेबल में करना जरूरी है। ओके, बॉटम ऑफ द टेबल विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द सोर्स ऑफ द डेटा कलेक्टेड वेयर फ्रॉम। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना उसके बारे में कि भैया ये जो टेबल है वो क्या है, कहां से आया है, क्या करना चाहता है ये टेबल, आपको कौन सा डेटा आपके पास पहुंचाना चाहता है। ठीक है, दूसरा यहां पे ये बोलता है कि इसका सोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि ये जो हम लोगों ने नंबरिंग टेबल करी है उसमें सोर्स क्या था, कहां से आया था डेटा, या तो किसी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हम लोगों ने डेटा लिया था, या तो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से हम लोगों ने ये डेटा लिया था। तो सोर्स को स्पेसिफाई करना यहां पे जरूरी है। तो ये पहली चीज हम लोगों ने देखी कि टेबल बनाने के लिए नंबरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं टाइटल की। तो क्या टाइटल ऐसा नहीं है कि 10 लाइनों का होना चाहिए, तो भाई पता चल रहा है आधा घंटा तो उसको क्या है, लाइनें पढ़ने में ही चला गया। जैसे मूवी का टाइटल होता है तो बहुत बड़ा नहीं होता भाई, ये छोटा सा होता है बट मीनिंगफुल होता है। उतने ही लिमिटेड वर्ड्स में आपको पूरा का पूरा जिस्ट समझ में आ जाता है कि ये जो टाइटल है इसके हिसाब से ही पूरी मूवी होगी। चलिए, इसी तरीके से स्टैटिस्टिकल टेबल में भी जो टाइटल होता है इससे समझ में आ जाता है कि इसमें किस चीज का डेटा रखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी स्टैटिस्टिकल टेबल मस्ट कंटेन द टाइटल, और जो भी स्टैटिस्टिकल टेबल आप बनाएंगे उसमें हमेशा क्या करना है भाई, टाइटल तो लिखना जरूरी है। ओके, इन द ब्रीफ बट इन कॉम्पैक्ट लैंग्वेज। ब्रीफ मतलब उसको लिखना तो है बट क्या करना है भाई, बड़ी ही कॉम्पैक्ट लैंग्वेज में लिखना है, मतलब बहुत ही कम वर्ड्स में, बहुत इफेक्टिव वर्ड्स में आपको क्या करना है, उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। बोलता है द टाइटल मस्ट बी एबल टू आंसर, और जो टाइटल है वो आंसर बताता हो कि इसके बारे में ये सारी बातें हो रही है। व्हाट द फिगर्स आर, फ्रॉम वेयर दे हैव बीन कलेक्टेड। ठीक है, अब क्या फिगर्स क्या बताते हैं, पहली बात ये। दूसरा, ये जो फिगर्स है वो कहां से कलेक्ट किए गए हैं भाई, और फॉर व्हाट दे कैन बी यूज्ड, किस चीज के लिए हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। एंड हाउ एंड व्हाई दे हैव बीन क्लासिफाइड, कैसे उसको हम लोग क्लासिफाइड अब कर सकते हैं। एंड ग्रुप्ड, अब क्लासिफाई करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। इन द मैनर इन विच दे आर बीइंग प्रेजेंटेड, किस तरीके से उसको क्या किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें किस में होनी चाहिए भाई, टाइटल में होनी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हम लोग को एक ही टाइटल में क्या करनी है भाई, कवर करनी है। आगे हम लोग देखते हैं, हम बात करेंगे अब यहाँ पे कैप्शन और कॉलम की। ठीक है ना, अब ये कैप्शन का मतलब ही क्या होता है, कॉलम। तो हम लोग डेटा को जब हम लोग अरेंज करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है ना, इन द फॉर्म्स ऑफ कॉलम, तो क्या क्या चीजें हमें मालूम चलेगी, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। एवरी कॉलम एंड रो मस्ट बी
bear a caption and the caption should be such which are in a position to describe the following data। अब कैप्शन एक ऐसी पोजीशन में होगा जो क्या करे, सारी की सारी चीजें बहुत ही आसानी से आप तक क्या कर दे, डिलीवर कर दे। मतलब उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये चीज अगर कॉलम में है तो ये एक के बाद एक सीक्वेंशियल फॉर्म में ही होगी। ओके, so as to leave nothing for deriving conclusion। अब आपको कंक्लूजन तक के पहुंचने की जरूरत ही नहीं है और आप इसी से समझ जाएंगे कि ये डेटा किस टॉपिक के बारे में बता रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग स्टेप्स की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोज। लाइक अ कैप्शन और कॉलम हेडिंग्स, ईच रो ऑफ द टेबल हैज टू बी गिवन अ हेडिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से जो रोज होंगी उसमें भी क्या देना पड़ेगा आपको, एक हेडिंग तो देनी पड़ेगी कि यार ये डेटा इस चीज का है। ओके, वो एज हो सकता है, वो जेंडर हो सकता है, वो कोई क्लास हो सकती है, वो किसी स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं किसी सब्जेक्ट के। तो इस तरीके से ये डेटा हम लोग प्रेजेंट करेंगे। स्टेप्स रेफर्स टू द हेडिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोज। किस फॉर्म में होगा, हमेशा ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा। ओके, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोज हेडिंग्स में आल्सो बी गिवन एट द लेफ्ट हैंड टॉप इन द टेबल। और किस तरफ दिया जाएगा भैया, इसको लेफ्ट हैंड टॉप पे इसको दिया जाएगा। तो दो चीजें हमें समझ में आ गई कि भाई टेबल में एक तो कॉलम बहुत जरूरी है और दूसरा क्या है, रोज जरूरी है। तो कॉलम को क्या बोलेंगे भैया हम लोग, कैप्शन बोलेंगे, और रोज को क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, स्टेप्स बोलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं हम लोग अरेंजमेंट की। तो डेटा क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली अरेंज होना चाहिए। अगर प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी। अब जब सीक्वेंस नहीं होता है तो इंसान क्या करता है, फिर कंफ्यूज होता है और फिर वो बोर हो जाता है। चीजें अगर सीक्वेंस में रहती है तो पढ़ने में भी मजा आता है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अरेंजमेंट बोल रहे हैं। ओके, द डेटा शुड बी अरेंज सो एज टू मेक देम क्लियर एंड अट्रैक्टिव। एक तो क्लियर होगा, दूसरा अट्रैक्टिव होगा, लोगों को बहुत मजा आएगा कि चलो ठीक है भैया ये जो डेटा दिया गया है ये हमें पढ़ने में भी बहुत मजा आ रहा है। ओके, अरेंजमेंट हेल्प्स द कंपैरिजन एज वेल। और अरेंजमेंट क्या करता है भाई, पिछले से जो भी लास्ट टाइम हुआ था उससे अब क्या करेगा, कंपेयर करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, हेल्प करेगा। मेन बॉडी ऑफ द टेबल पे हम लोग आते हैं। द कलेक्टेड न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड बाय फिलिंग इन द बॉडी ऑफ द टेबल। और जो भी मेन कंटेंट है बॉडी का, बॉडी मतलब टेबल का जो भी मेन कंटेंट है वो सब बहुत ब्रीफली आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। ओके, एंड द डेटा आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन। और जिससे भी अपने डिस्क्रिप्शन दिया उसी तरीके से उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। क्लासिफिकेशन एंड एज पर कैप्शन स्टेप्स एक्सेट्रा इंक्लूडेड इन द टेबल। ठीक है, और क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा कि ये जो टेबल है वो किस चीज का है, कहां से आप लेके आए हैं और ये किस चीज में आपके काम आने वाला है। तो ये सब क्या हो जाता है भाई, मेन बॉडी ऑफ द टेबल हो जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे डेटा की। कौन सा डेटा भाई, आया कहां से ये बताओ। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोर्स ऑफ डेटा। आता कहां से है ये डेटा। ओके, द सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी अपेंडेड एट द बॉटम ऑफ द टेबल। जहां से ये डेटा आया है उसका सोर्स जो है वो आपको बॉटम ऑफ द टेबल में लिखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि रेफरेंस तो चाहिए ना कुछ, ऐसे ही थोड़ी ना हवा में आपने टेबल बना दिया होगा, कुछ तो होगा। ओके, सो दैट देयर ऑथेंटिसिटी मे बी एस्टैब्लिश एंड देयर रिलायबिलिटी मे बी इंक्रीज। अब उनकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। रिलायबिलिटी मतलब वो लोग और ट्रस्ट करने लगेंगे कि ये जो भी डेटा देते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट देते हैं, बहुत अच्छा डेटा यहाँ पे ये लोग देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आते हैं हम लोग नोट्स पे। द टेबल मस्ट बी फॉलोड बाय नेसेसरी नोट्स। और उसमें कुछ ना कुछ नोट लिखा होना चाहिए सो दैट दे मे बी एक्सप्लेन इन अ ग्रेटर डिटेल। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और आपको इंफॉर्मेशन मिले तो वो नोट्स में आपको क्या दे दी जाती है भाई, लिंक दे दी जाती है कि आप यहाँ चले जाइए तो आपके पास और भी बहुत सारे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेटा आ सकता है। ओके, फॉर क्लासिफिकेशन ऑल्सो नोट्स आर अपेंडेड टू द टेबल। और क्लासिफिकेशन में क्या है भाई, आपको नोट्स लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, नोट्स उसमें लिखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई भाई, जरूरत हो गई काय की, आपके टेबल की, स्टैटिस्टिकल टेबल की। अब हम लोग सबसे आखिरी में बात करेंगे फुटनोट। तो फुटनोट क्या होता है, इट इज द लास्ट कंपोनेंट और पार्ट ऑफ द टेबल। सबसे आखिरी कंपोनेंट होता है किसी भी टेबल का। इट एक्सप्लेन्स द एडिशन इंफॉर्मेशन और द इंफॉर्मेशन दैट हैज नॉट बीन मेंशन इन द टेबल। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो टेबल में नहीं ले पाए थे किसी कारण से, वो सारा का सारा किस में ले सकते हैं भैया, हम लोग फुट नोट में ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं
एनटीसीए की, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट की। अब ये एनटीसीए के बारे में पूरा बता दिया बट भूल गए कि वो एक्ट कौन सा था, तो आखिरी में डाल दिया एनटीसीए जो एक्ट है वो 1973 से काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, जो छोटा हुआ डेटा है छूट गया किसी कारण से, वो किस में आ गया भैया, आपके फुटनोट में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, फुटनोट का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि टेबल्स कितने टाइप के होते हैं, अब वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टैटिस्टिकल टेबल होते क्या है। स्टैटिस्टिकल टेबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। अब ये जो टेबल होते हैं वो डेटा आपके पास देते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पे होगा, तो ये उसकी जरूरत के हिसाब से होगा। ठीक है, तो जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो आपकी जरूरत के हिसाब से होगा। जैसे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और पर्पस। ठीक है, आपका पर्पस क्या है वो टेबल बनाने का, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला बोलता है जनरल पर्पस टेबल। दीज टेबल्स आर यूजुअली लार्ज इन साइज एंड आर जनरली गिवन द अपेंडिक्स फॉर द रेफरेंस। जनरली टेबल बना दिया। ठीक है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने सीरियल नंबर 1 दे दिया। अभी बोलता है कि कॉन्वर्सेशन का टाइम जो है स्टूडेंट को तो कितना दे दो भैया, 5 to 9 दे दो मिनट्स का। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए भैया, 3 बार किसी चीज को रिपीट कर सकते हो। तो इस तरीके से बोल रहा है कि जो एकदम जनरल, मतलब यहां पे हम लोग बात करें तो स्कूल में ये चीजें बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, कि चलो भैया एक कंपटीशन करना है, 2 ग्रुप बना लिए, नाम लिख लिए, एज लिख ली उन लोगों की, और फिर कंपटीशन कर रहे हैं। मान लेते हैं रेसलिंग का कंपटीशन करना, ऑन द बेसिस ऑफ वेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन लोग क्या करते हैं, जनरल पर्पस के लिए इस टेबल्स को बनाते हैं। ओके, दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और ये कहां यूज होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी यूज करा जाता है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस और रिपोजिटरी टेबल। ये जनरल पर्पस का तो है बट इसको दूसरी जगह भी यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो हमारी सेंसस है 19 मान लेते हैं 21 में कुछ हुई होगी, 1951 में कुछ हुई होगी, 1991 में कुछ हुई होगी, 2011 में कुछ हुई होगी। तो ये जो भी इन लोगों ने टेबल्स बनाए होंगे इन सबको हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे एक रेफरेंस टेबल मान लेंगे। ठीक है ना, तो इस पर्पस के लिए भी क्या किया जाता है, इन टेबल्स को बनाया जाता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल पर्पस टेबल। किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही वो टेबल बनाने को कहते हैं हम लोग स्पेशल पर्पस टेबल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो मार्कशीट बनी होगी ये एक स्पेशल पर्पस टेबल है। क्यों, क्योंकि इससे आपकी पूरी लाइफ डिसाइड होगी कि भैया इस मार्कशीट में जो नाम लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं, आपकी जो डिटेल लिखी हुई है, ये हर बार क्या होगा, ये यूज होगा। ठीक है, बट उसको चेंज नहीं कर सकते, तो स्पेशल पर्पस टेबल है। ओके, दीज टेबल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर इंक्वायरी। पर किसी एक चीज के बारे में बात करेगा, जैसे मार्कशीट एक बार बन गई, आप दोबारा उसको नहीं बना सकते। ओके, इट इज जनरली यूज फॉर रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा। अब ये कर सकते हैं कि पिछला मान लेते हैं 10th का जो रिजल्ट था और 12th का जो रिजल्ट था उसमें हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि 10th में इतने मार्क्स आए थे और 12th में हमारे लगभग इतने मार्क्स आए थे। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट टेबल और समरी टेबल और एनालिटिकल टेबल। इसको हम लोग टेक्स्ट, एनालिटिकल और समरी टेबल भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ जगह का नाम दिया हुआ है, कुछ कंट्रीज का नाम दिया गया है, फिर हम लोगों ने बात करी इसमें रीजन की, फिर इसमें एरिया की बात करी, फिर पॉपुलेशन की, और फिर उनके जीडीपी की बात करी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्पेशल पर्पस हो गया कि ये मेनली कुछ कंट्रीज की बात कर रहा है और उनके बीच में क्या कर रहा है भाई, एनालाइज करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जब टेबल बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेशल पर्पस टेबल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टेबल। नेचर कैसा है टेबल का, ठीक है, क्या वो डे टू डे लाइफ के लिए बनाया गया है कि बहुत ही स्पेशल ऑथेंटिसिटी के लिए बनाया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओरिजिनल टेबल, दीज टेबल कंटेन्स द स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ये डेटा जो होगा वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म होगा। जैसे हम लोग समझ चुके हैं कि डेटा जो था वो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा हुआ करता था, वैसे ही यहाँ ओरिजिनल टेबल में जो भी डेटा होगा हमेशा कैसा होगा, ओरिजिनल फॉर्म में होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी और क्लासिफिकेशन टेबल। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, प्राइमरी टेबल और क्लासिफिकेशन टेबल। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड टेबल की। अ टेबल विच डिराइव रिजल्ट फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा, मतलब जो ओरिजिनल डेटा है उससे ये डेटा क्या करेगा, डिराइव करेगा कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया स्टूडेंट्स, तो जो ओरिजिनल टेबल है वो बन गया स्टूडेंट्स के बारे में। अब कौन सी क्लास में है, कौन से ईयर में एडमिशन लिया,
क्या एज है, क्या हाइट है, क्या वेट है, ये सब ओरिजिनल टेबल से बनेगा। किसमें? डिराइव्ड टेबल में, क्योंकि ओरिजिनल डेटा से ही क्या कर रहा है? डिराइव्ड कर रहा है। ओके, फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा लाइक एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एक्सेट्रा, नोन एज डिराइव्ड टेबल। इट इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव टेबल। इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव टेबल भी बोला जाता है। तो याद क्या रखना है हम लोगों को? याद ये रखना है कि जो डिराइव टेबल है वो कहां से आएगा भैया? ओरिजिनल टेबल से ही आएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कवरेज टेबल। कितना एरिया कवर करेगा उसकी अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टेबल है उसको बोलते हैं हम लोग यहां पर सिंपल टेबल, नॉर्मल टेबल। ओके, जनरली सिंपल टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन ग्रुप पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस। अब ये जो सिंपल टेबल है ये पर्टिकुलर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो आर्ट्स है, आर्ट्स में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये पर्टिकुलर एक आर्ट्स की बात करेगा, ये कॉमर्स की बात नहीं कर सकता। जो मेडिकल वाला है वो सिर्फ मेडिकल की बात कर सकता है, वो आर्ट्स की बात नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई भी टेबल जो पर्टिकुलर एक चीज पे ही डिपेंडेंट हो, एक चीज पे बात करे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे भाई? कौन सा टेबल? सिंपल टेबल। इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। और इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या करा हमने? सीरियल नंबर, फैकल्टीज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करी हम लोगों ने। ठीक है, तो ये फैकल्टीज हो गई सारी की सारी, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे इतने हो गए। मतलब कि ये कुछ 6 पार्ट्स में बटा हुआ पूरा कॉलेज, और यहाँ पे इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। बस इतना सा तो मालूम करना है। द टेबल इज नॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड सब पार्ट्स। ठीक है ना, तो ये जो डेटा है ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होगा यहाँ पे, तो सीधा सीधा यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं सिंपल टेबल। बट हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये जो टेबल है ये बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स और टोटल। तो अब मैं इसको सिंपल टेबल तो नहीं बोल सकता, मतलब इसको कुछ और नाम दो। तो ये जो टेबल्स हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग भाई? कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टेबल। और कॉम्प्लेक्स टेबल में भी क्या होता है? बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे डबल मतलब 2, ट्रिपल मतलब 3, और मैनी मतलब इसमें बहुत ज्यादा होंगे, 2, 3 से भी ज्यादा क्या होंगे भैया? कॉलम्स इसमें होंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा डबल टेबल की या टू वे टेबल की, मतलब जिसमें डेटा को सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में बांटा जाए, तो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डबल टेबल। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस विद बायोलॉजी लेने वाले नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये हो गया टोटल। मतलब कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इनको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में बांट दिया। तो ऐसा कोई भी डेटा जो 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? डबल टेबल। क्या होता है ये? डबल टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट 2 इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, डबल टेबल वो टेबल होगा जो 2 क्वेश्चंस के एक साथ क्या कर दे भाई? आंसर दे दे। चलिए आगे बोलता है पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर फेनोमेना इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 2 वेरिएबल्स। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है हम लोग को, तो ये कितने लोगों की इंफॉर्मेशन देगा भाई? 2 लोगों की इंफॉर्मेशन तो देगा ही देगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम बात करते हैं ट्रिपल टेबल, मतलब कि जहां पे डेटा को 3 पार्ट्स में बांटा जाए उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ट्रिपल टेबल। क्या बोलेंगे भाई? ट्रिपल टेबल। ओके, बोलता है व्हेन देयर इज इंटर रिलेटेड फेनोमेना आर प्रेजेंटेड इट इज कॉल्ड ट्रिपल टेबल। इंटर रिलेटेड मतलब एक ही डेटा से रिलेटेड होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन से, तो पॉपुलेशन से ही रिलेटेड होना चाहिए। हो सकता है उसमें जेंडर की बात हो रही है, हो सकता है उसमें लिटरेसी की बात हो रही है, हो सकता है उसमें कास्ट की बात हो रही है, बट सब कुछ किससे रिलेटेड है? यहाँ पे पॉपुलेशन से रिलेटेड है। इसीलिए यहाँ ट्रिपल टेबल में बोलता है कि जो भी आप डेटा बनाएंगे वो पर्टिकुलर एक टॉपिक से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। दिस टेबल स्प्लिट्स द इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स 3 वे इंफॉर्मेशन pertaining to a particular phenomena describing thus the 3 characteristics for example। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने टेबल बनाया है पूरा का पूरा। सबसे पहले क्या दिया भैया? स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटस मतलब हमारा स्टेटस की बात हो रही है कि स्टेटस पहले क्या हुआ करता था और अब क्या हुआ होता है। ठीक है ना, चलिए ईयर की बात करें हम लोग, ईयर 1999 और 2000। ठीक है, अब इसमें जो मेल्स थे वो 39, और यहाँ पे कितना हुआ? 42, यहाँ पे कितनी? 3, यहाँ पे कितने? 84। अब टोटल की बात करते हैं, बट ये कहाँ बात कर रहे हैं भाई? ट्रेड यूनियन से। ठीक है, अब नॉन मेंबर की बात करें हम लोग, तो इसमें मेल 30, 50, ये 50, 45, ये टोटल 80, 95, ऐसे ही फिर हम लोगों ने टोटल किया। तो एक ही चीज को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में बांट दिया। बट अगर मान लेते हैं इसकी हेडिंग की मैं बात करूं तो क्या दे सकते हैं भाई? हेडिंग इसकी मान लेते हैं, इसकी हेडिंग दे सकते हैं भाई
अबाउट, ठीक है, एक कंपनी लिख देते हैं, मान लेते हैं LNTC, ये कंपनी है। तो अबाउट LNTC कंपनी जो है उसके बारे में ये पूरा का पूरा डेटा दिया गया है, बट कितने फॉर्म में दिया गया है? 3 फॉर्म में दिया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग? ट्रिपल टेबल बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैनीफोल्ड टेबल पे। ऐसे टेबल जो बार बार सब डिवाइडेड हो जाए उसको बोलेंगे मैनीफोल्ड टेबल। जैसे हाथ को बार बार मोड़ रहे हैं हम लोग तो टीचर बोलेगी मैनीफोल्ड हो गया है, ठीक है ना। मैनीफोल्ड ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो किसी डेटा को अलग अलग पार्ट्स में बांटना क्या कहलाता है भैया? मैनीफोल्ड टेबल कहलाता है। चलिए ध्यान दीजिए, द मैनीफोल्ड टेबल गिव्स मोर देन 3 इंटररिलेटेड इंफॉर्मेशन। 3 से ज्यादा इंटररिलेटेड इंफॉर्मेशन की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। द मैनीफोल्ड टेबल रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ इंटररिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। लार्ज डेटा की बात करेगा, छोटे मोटे डेटा की बात यहां पे नहीं करेगा। द टेबल गिवन बिलो इलस्ट्रेशन मैनीफोल्ड्स। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, जैसे पॉपुलेशन एक मेन हेड हो गया, इसके अंदर 2 पार्ट हो गए, मेल और फीमेल। अब मेल में भी 2 पार्ट हो गए भाई, लिटरेट और इलिटरेट। अब इसमें भी 2 पार्ट हो गए भाई, लिटरेट में भी हिंदू और नॉन हिंदू, ठीक है। इसमें भी इलिटरेट में हिंदू और नॉन हिंदू, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहां बांट देते हैं फीमेल्स में। चलिए देखिए यहाँ पे फीमेल्स एक मेन हो गया, मगर ये भी किसका पार्ट है भाई? पॉपुलेशन का पार्ट है। फीमेल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लिटरेट और दूसरा इलिटरेट, फिर इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो ऐसे जब टेबल बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होते चले जाते हैं इसको बोलते हैं मैनीफोल्ड टेबल। मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना क्या कहलाता होगा भाई? मैनीफोल्ड टेबल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आप टेबल बनाने वाले हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है उसमें और कैसा दिखना चाहिए वो टेबल, इसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टेबल, मतलब अच्छा टेबल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, खराब टेबल की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। चलिए ये बोला सबसे पहले होना चाहिए कॉम्पैक्टनेस, मतलब टेबल बनाना चालू करा 3-4 कॉपी में टेबल ही बन रहा है, ऐसा नहीं करना है भाई। जितना पेज है आपके पास अवेलेबल उसी में ये सारा का सारा काम आपको करना है, ओके। कॉम्पैक्टनेस, एवरी स्टैटिस्टिकल टेबल व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट शुड बी कॉम्पैक्ट, कॉन्साइज एंड लेजिबल, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो भी टेबल बना रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे ये ड्राइंग बनानी है तो मेरे को इतना ही शीट का साइज दिया गया है, इतनी शीट में क्या करना है भाई? बना के खत्म करना है, दूसरी शीट नहीं लेनी है मुझे, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है भाई यहाँ पे? कॉम्पैक्टनेस, मतलब उतने ही पार्ट में काम करना, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? कंपैरिजन फैक्टर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? ABCD, ठीक है। तो A इज ग्रेटर देन B बट B इज ग्रेटर देन C, ठीक है, ऐसा कर दो, और C इज ग्रेटर देन D। तो ये क्या कर रहा है भाई? कंपैरिजन करना सिखा रहा है। तो क्या है यहां पे आप चीजों का कंपैरिजन करोगे तो ऐसा टेबल होना चाहिए जो चीजों का क्या कर पाए भाई? यहां पे कंपैरिजन कर पाए। बेसिक पर्पस ऑफ मेकिंग स्टैटिस्टिक इज टू कंपेयर सेल्फ प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस विद अदर कंट्रीज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए भाई स्टैटिस्टिक्स का? टू कंपेयर हमारी प्रोग्रेस और दूसरी कंट्रीज की प्रोग्रेस। हमारी प्रोग्रेस ज्यादा होनी चाहिए दूसरी कंट्रीज से, ऐसा हमें करना है। हमें ये नहीं बोलना है कि उसकी कंट्री की जो प्रोग्रेस कम होनी चाहिए, उसकी भी होनी चाहिए बट उनसे ज्यादा हमारी होनी चाहिए। हम लोग सिर्फ ये सोच के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोगों ने बात करी यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्लैरिटी पे। क्लैरिटी मतलब आप जो भी चीजें लिख रहे हैं वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। मतलब मैंने कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास कोई भी स्टूडेंट अगर वो पढ़ रहा है तो उसको चीजें समझ में आनी चाहिए, इतनी इजी लैंग्वेज में उसको क्या करना है? आपको डिलीवर यहाँ पे करना है। In every statistical table, important data and figures to be emphasized, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है और जो फिगर्स है उस पे एम्फसाइज मतलब फोकस करना है। शुड बी इन बोल्ड लेटर, इटैलिक और एनसर्कल्ड एक्सेट्रा। तो क्या करना है? इसको हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। इससे क्या हो जाएगा? ये फॉन्ट में जब छोटा सा भी चेंज आएगा तो आपको दिखेगा और आपको याद करने में इसमें बहुत ही क्या होने वाली है? फिर आसानी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट बोलता है ब्रेविटी। बोलता है अ गुड टेबल शुड बी ब्रीफ एंड लार्ज नंबर शुड बी अप्रोक्सीमेटेड। भाई बड़ा नंबर हो गया तो उस पर क्या लगा देंगे भाई? अप्रॉक्स लगा देंगे, क्योंकि इतना बड़ा नंबर याद करना तो बड़ा ही इम्पॉसिबल है, लिखना आसान है। अप टू नियरेस्ट करोड़ और लैक्स, ठीक है ना। तो उसके आगे लैक्स लिख देंगे, डेटा इन लैक्स, डेटा इन करोड़, ये सब हम लोग कर सकते हैं। एंड फॉर लार्ज नंबर एब्रीविएशन शुड बी यूज्ड। और क्या करेंगे? लार्ज नंबर के लिए हम लोग एब्रीविएशन क्या करने वाले हैं? यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करते
करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट इस पे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिंपल एंड अट्रैक्टिव। ये जो डेटा है वो कैसा होना चाहिए भैया, सिंपल, एकदम एकदम सिंपल, मतलब सबको दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। दूसरा अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेंटिंग है, तो ये सिंपल है मगर बहुत अट्रैक्टिव है, ये बहुत सारी बातें कह रही है बट हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही टेबल जो है वो बहुत ही सिंपल और क्या होना चाहिए भाई, अट्रैक्टिव होना चाहिए। Tabular presentation is the most popular method of statistics. The table should be simple and attractive. Simple and attractive होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें 500 कलर डाल दिए, पता ही नहीं चल रहा है कि कलर कहां से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब सामने वाले को किसी भी चीज को लेके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है हम लोगों को यहाँ पे। By which anyone can understood it easily at a glance. एक बार में वो देखते से ही चीजें क्या हो जानी चाहिए भाई, समझ में आ जानी चाहिए। इस तरीके से हमारा डेटा का क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 5 था, स्टैटिस्टिक का टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टेप अप एकेडमी को क्या करना है भाई, आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। क्यों करना है भाई, तो यहाँ पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारा ही कंटेंट और बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है, और ये सब क्या है भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ इसके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नीट, क्लैट, जेईई, एआई, सीयूईटी और टीईटी, ये सब की प्रिपरेशन भी अंडर वन रूफ करवाई जाती है। तो जल्दी से जल्दी क्या करिए भैया, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।